हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसा कि लगातार सिलसिलेवार हम आपको टीजीटी मैथमेटिक्स 2013 के पेपर का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। इससे पहले 40 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि आप लाइक करना भूल गए हैं तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों में शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो भी हमारी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए गाइस, हम क्वेश्चन नंबर 41 पर डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखा है टू फोर्सेस P and Q are acting at a particle. The angle between the forces is Q and the resultant of the forces is R. If the resolved part of R in the direction of P is 2P, then ये हमें बताना है कि क्या होगा। टू फोर्सेस, दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स P और Q लग रहे हैं किस पर? एक्टिंग एट ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पर। एक पार्टिकल पर दो फोर्स लगे हैं। जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स ये लगा और दूसरा फोर्स हमने थोड़ा आगे ले लिया इसको, एक फोर्स हमारा ये लगा, ये P फोर्स लग रहा है। एक दूसरा फोर्स हमारा और लग रहा है जिसको हम कहेंगे Q फोर्स। Q फोर्स लग रहा। एंगल बिटवीन द फोर्सेज इज थीटा, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। एंड रिजल्टेंट फोर्स इज आर, इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारा आर है। रिजल्टेंट फोर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ पी डायरेक्शन में। तो इसी के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की, और वेक्टर Q के पैरेलल हमने एक, इसको O पॉइंट ले लेते हैं हमने एक लाइन और ड्रॉ की, ये दूसरी लाइन ड्रॉ की, और रिजल्टेंट फोर्स हमने देखा ये लग रहा है Q, ये एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट एक फोर्स लग रहा है जिसको हम कह रहे हैं, ये जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स आर, इनके बीच का एंगल कितना? थीटा। ये कोई पॉइंट ले लिया हमने, इस पॉइंट को हम कहेंगे सी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये 90 डिग्री है। ये एंगल हमारा ए हो गया, ये एंगल हमारा एम हो गया, इस एंगल को हम कहेंगे बी। ये हमारा पॉइंट बी, पॉइंट ओ, पॉइंट ए, पॉइंट एम, पॉइंट सी, पॉइंट बी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास सॉल्यूशन ओ बी इज इक्वल टू क्यू, और वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू पी, और वेक्टर ओ सी इज इक्वल टू आर। ये एक रिजल्टेंट फोर्स है। इन ट्रैंगल ए यानी सी, ये कह सकते हैं ए एम सी कोस थीटा इज इक्वल टू, हम जानते हैं लाल बटे कक्का से इसको लिखेंगे, साइन कॉस। कॉस में देखना आधार बटे कण, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कण। तो गाइस आधार कितना है? AM, कण कितना है? AC। अगर वैल्यू निकालें AC इज इक्वल टू या AM इज इक्वल टू ले लीजिए, AM इज इक्वल टू AC इधर आ जाएगा,
ए सी कोस थीटा, ए सी की वैल्यू है कितनी, ये वेक्टर क्यू है, तब ये वेक्टर भी क्यू होगा, तो ए सी की जो वैल्यू हो जाएगी क्यू कोस थीटा। तो ए एम इज इक्वल टू क्यू कोस थीटा, और ए एम किसके इक्वल है, ए एम हमारा ये पी है, तो वेक्टर ये भी पी होगा, तो ये पी के इक्वल देखा निकाल सकता है, वेक्टर पी इज इक्वल टू क्यू कोस थीटा। तो ये ही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखते हैं, P इज इक्वल टू, ये नहीं, ये कोसेक में है, ये साइन में है, टेन में है, ये कोस में, तो P इज इक्वल टू क्यू कोस थीटा, यही हमारा आंसर है। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 42 का सॉल्यूशन करते हैं। लिखा द वैल्यू ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर ए इज, वैल्यू क्या होगी कोसाइन में, इनके बीच के एंगल क्या होगा, ये हमें बताना, कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो द वैल्यू ऑफ कोसाइन यानी कोस की वैल्यू हमें निकालनी है, ऑफ द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, तो लिख सकते हैं यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर of x axis is equal to I कैप, और जो वेक्टर है वो दिया है हमें, इसको हम ये कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप, एंड वेक्टर v हमें दिया है, वेक्टर v इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता, वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b, ये फार्मूला होता है। ए की वैल्यू कितनी है, आई कैप डॉट बी की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड वेक्टर ए यानी अंडर रूट 1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट वेक्टर बी यानी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गाइस 2 हो जाएगा, नीचे 1 इंटू अंडर रूट 2 जा 4 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा अंडर रूट 9, और इसकी वैल्यू होती है 2 डिवाइडेड 3, ये वैल्यू आ गई कोस थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी 2 डिवाइडेड 3। तो जो ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा, पहला ऑप्शन ही ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 43 पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा है द कंडीशन ऑफ बीइंग वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड a डैश x स्क्वायर प्लस b डैश x प्लस c इज इक्वल टू 0 कॉमन इज। तो यहाँ से कंडीशन बतानी है, इसकी क्या कंडीशन होगी, 4 ऑप्शन है। तो सॉल्यूशन पर हम बात करते हैं। गिवन दैट हमें ये दिया है एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू गिवन दैट एंड एक्स इज इक्वल टू अल्फा। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड ए डैश अल्फा स्क्वायर प्लस बी डैश अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड, पहले को छुपाते हैं दूसरा लेते हैं, बी डैश सी इज इक्वल टू, फिर अल्फा लेंगे दूसरे छुपाएंगे, इसको लेंगे सी और सी डैश आएगा, ये डैश आएगा,
इसको लेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, डैश आएगा, और ए डैश इज इक्वल टू 1/, अब इसको छुपाएंगे तब ये हो जाएगा यहाँ से ए डैश और बी डैश। तो ऐसी वैल्यू हुई अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बी सी डैश माइनस सी बी डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फा डिवाइडेड सी ए डैश माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू 1/, गुणा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। यहाँ से अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूँ इस इक्वेशन से तो अल्फा का मान मुझे यहाँ से मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एम्प्लॉय, 2 नंबर ले रहा हूँ, इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ इतने को, और अल्फा का मान निकाल रहा हूँ। तो अल्फा इज इक्वल टू सी ए डैश माइनस ए सी डैश और डिवाइडेड में ए बी डैश माइनस बी ए डैश। ये वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी अल्फा की। अब अगर मैं इन दोनों को लूँ सॉल्व करूँ, इसको और इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। अब हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट। अब हम करते हैं फर्स्ट और थर्ड को। तो यहाँ से हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट में लिखा है अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बी सी डैश माइनस सी बी डैश इज इक्वल टू 1/, ए बी डैश माइनस बी ए डैश। इसको तो ले आ रहा हूँ तो अल्फा स्क्वायर मिलेगा मुझे बी सी डैश माइनस सी बी डैश डिवाइडेड ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अल्फा का मान मैंने यहाँ से निकाला था, इस इक्वेशन से यहाँ पुट कर देना अल्फा के प्लेस पर। तो वैल्यू आएगी सी ए डैश माइनस ए सी डैश डिवाइडेड ए बी डैश माइनस बी ए डैश, इस सब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू चली रहा बी सी डैश माइनस सी बी डैश डिवाइडेड ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो गाइस यहाँ से देखिए नीचे की दोनों वैल्यू सेम है, एक कट जाएगी तो मुझे मिलेगा यहाँ से सी ए डैश माइनस ए सी डैश इज इक्वल टू बी सी डैश माइनस सी बी डैश, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। तो यही हमारा आंसर होगा, इसका होल स्क्वायर रहेगा। तो ये किस ऑप्शन में है हमारा, ये देखिए ए है सिंगल वैल्यू, तो ये नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इफ ओ इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड ओ बी इज इक्वल टू वेक्टर बी देन बी ए की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन हमें निकालना है बी वेक्टर बी ए इज इक्वल टू, मैं से लिख सकता हूँ बी ए को बी ओ वेक्टर बी ओ प्लस ओ ए, इतना हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ओ बी कर दूँ तो माइनस कॉमन आएगा, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर ओ ए। ओ बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यानी बी वेक्टर ए इज इक्वल टू ये आ गया। जिस ऑप्शन में दे रखा है डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को किसमें नहीं नापा जा सकता। मीन मॉड मीडियन में नाप सकते हैं, लेकिन रेंज में हम इसको नहीं माप सकते। मीन मॉड मीडियन में मेजर किया जा सकता है, लेकिन रेंज में इसको मेजर नहीं किया जा सकता। गाइस प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है मॉडुलस ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 4i माइनस 5j कैप प्लस 11k कैप इज, यानी इसका मॉडुलस क्या होगा। तो सॉल्यूशन मॉडुलस वेक्टर c इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 5j कैप प्लस 11k कैप। मॉडुलस मॉड वेक्टर मॉड c इज इक्वल टू, इसको लेंगे तो वैल्यू रूट में आएगी, यानी 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। सॉल्व किया अंडर रूट 4 4 16 प्लस
5 5 जा 25, 11 11 जा 121 और सिंप्लीफाई किया तो गाइस ये हो गया 5 1 6 6 12 12 ये हुआ 12 और कैरी 1 2 और 1 3 3 2 5 ये 6 और कैरी कुछ नहीं 1 एज इट इज 162 6 5 11 12 12 5 6 2 8 12 5 6 6 12 हासिल लगा एक एक 2 एक 3 3 2 5 एक 6 से इसको लिख सकते हैं। इसको फैक्टराइज कीजिए 162 को इसमें से देख लेते हैं 9 का कितना जाएगा 81 दूनी नहीं आएगा 81 नहीं आएगा 81 यहाँ से कितना हो गया 8 16 ये वाला ऑप्शन सही है इसको लिख सकते हैं। अगर हम फैक्टराइज करें 162 को फैक्टराइज करें 2 से 2 8 जा 16 2 1 जा 2 फिर ये 9 का होते ही है यानी इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 81 गुणा 2 81 का 9 बाहर आ गया √2 रहा यही आंसर है यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ये लिखा नेचर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i, 8 - 6i एंड 13 + 9i इज यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, एक्विट एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, कौन सा एंगल ट्रायंगल बनाएगा ये हमें बताना है। सॉल्यूशन लेट हमने मान लिया लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 + 4i कैपिटल ए लेके चलते हैं कैपिटल ए वेक्टर कैपिटल ए एंड वेक्टर कैपिटल बी इज इक्वल टू 8 - 6i वेक्टर कैपिटल सी इज इक्वल टू 13 + 9i कैप। तो गाइस यहाँ से वैल्यू निकालते हैं ए बी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए 8 यानी वेक्टर बी 8 - 6i -3 + 4i। इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ से तो मुझे मिलेगा 8 - 6i -3 - 4i। तो 8 में से 3 गया 5 बचा 6 4 10 माइनस के 10i ये वैल्यू हुई वेक्टर ए बी। अगर हम यहाँ से मॉड वेक्टर ए बी निकालना है मॉड वेक्टर ए बी अगर निकाल लिया जाए तो रूट के अंदर 5 स्क्वायर + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 5 × 25 10 250 तो वैल्यू मिलेगी यहाँ से 125 125 का 5√2 ये मॉड ए बी की वैल्यू आ गई। तरीके से हम निकालते हैं मॉड ए बी बी सी निकालते हैं वेक्टर बी सी का मतलब 13 + 9i कैप माइनस बी सी निकालना है बी सी तो c - b यानी 8 - 6i सॉल्व किया 13 + 9i -8 + 6i और सॉल्व किया 13 में से 8 गया 5 बचेगा और 9 में से 6 9 6 15i। तो यहाँ से अगर मॉड बी सी निकालें मॉड बी सी अगर निकाला जाए वेक्टर मॉड बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 × 25 + 15 का वर्ग 225 सॉल्व किया अंडर रूट 250 और सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा रूट के अंदर इसको ले सकते हैं 25 × 10 यानी कि ये हो जाएगा 5√10। अब निकाल लेते हैं ए सी निकाल लेते हैं ए सी वेक्टर ए सी इज इक्वल टू यानी 13 - + 9i और -3 + 4i सॉल्व किया 13 + 9i -3 - 4i और सिंप्लीफाई किया 13 में से यानी 10 बचेगा 9 में से 4 गया तो प्लस का 5i तो ये हुई वेक्टर ए सी। तो मॉड वेक्टर ए सी इज इक्वल टू रूट के अंदर 10 का वर्ग 100 हो गया
5 का 25 हो गया, दोनों को सॉल्व किया तो 5√5 आ गया। तो ये वैल्यू आ रही है। अब देखते हैं कि ये वैल्यू जो हो रही है इन दोनों भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है कि नहीं है। तो दो भुजाएं मेरे पास क्या हैं, एक तो ये 5√10, एक ही 5√5 और दूसरी भी 5√5, यानी कि 5 25 5 125 और यहाँ से भी ये 5√5 ही आएगा, 5√5। तो इसका वर्ग अगर हम करें तो ये 5 5 25 5 125, 125 प्लस 125 बराबर 5 5 5 250। तो ये जो एंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। इस क्या किया हमने, इसमें कुछ नहीं किया, सीधा सीधा ये कर दिया। देख लीजिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ ए बी, वेक्टर ए बी का वर्ग प्लस वेक्टर ए सी का वर्ग इज इक्वल टू वेक्टर बी सी का वर्ग। ये दोनों बराबर आ रहा, ये कितना हो जाएगा 5√5 का स्क्वायर प्लस 5√5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5√10 का स्क्वायर। तो ये तो 125 हो गया, ये भी 125 हो गया और ये 250, 125 हो गया 250। तो बी इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 आ चुका है, जिसमें लिखा है द सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो गाइस हमारे कम से कम कॉपी के 2 से 3 पेज भर जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व होने में बड़ी दिक्कत आएगी, बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एग्जाम में बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स होती है, तो 2 की मल्टीप्लाई इस x से की तो हमें मिलेगा 2x, माइनस की y से की तो मिलेगा -y, 3 की z से की तो प्लस का मिलेगा 3z इज इक्वल टू कितना 9 चल रहा, इक्वेशन नंबर 1। अब आगे हमें क्या करना है, अब ऑप्शन से वैल्यू उठानी है, इस इक्वेशन में फुलफिल करनी है। जो भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में x की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 माइनस y की वैल्यू 2 है, 2 प्लस 3 z की वैल्यू 3 है। सॉल्व करते हैं, 2 × 1 = 2 और -2 प्लस 9 ये कैंसिल इज इक्वल टू 9। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, इसी को हम आंसर कहेंगे। एक तो और चेक कर लेते हैं, x बी ऑप्शन लिया हमने, बी ऑप्शन ले लिया, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ से 0 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू 1 है 1 हो गया, प्लस z की वैल्यू 2 है 2 3 6 यानी 5 आ रहा, तो ये कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही और भी हमारे आंसर नहीं होंगे, आप चेक करके देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को हम हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करेंगे। देखिए और देखो, टिक करो वाला मेथड हमने अप्लाई किया, देखो और लगाओ वाला, आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। 2013 में क्वेश्चन आया है, आगे भी आया है, 16 में भी आया, 17 में इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अब 49 में इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में द फैक्टर ऑफ x⁴ प्लस x² प्लस 25 और इसके फैक्टर क्या होंगे, यानी इसके फैक्टर क्या होंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी, इसमें से बताना। सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। हमारे पास जो दे रखा है x⁴ प्लस x² प्लस 25 इज इक्वल टू 0। मैंने मान लिया 0 के इक्वल है। अगर मैं इस वैल्यू में इसको fx भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं, ये वैल्यू किसके इक्वल ले ली हमने, लेट मान लिया, लेट fx इज इक्वल टू x⁴ प्लस x² प्लस 25। अगर मैं यहाँ से f1 निकालूं तो 1 + 1 + 25 इज इक्वल टू 27। ये f1 की वैल्यू 27 आई। तो ये जो दो टुकड़े हैं इसी के फैक्टर हैं ना, इस वाले इस फंक्शन के इन दोनों फैक्टर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में x के प्लस 1 रखिए, 1 + 3 + 5
मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 प्लस 5 सॉल्व किया तो 5 3 8 एक 9 मल्टीप्लाई 5 एक 6 यानी 3 9 3 27। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और चेक करते हैं दूसरा बी ऑप्शन सेटिस्फैक्शन के लिए चेक कर लेते हैं। 1 दिया 1 प्लस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 माइनस 5 सॉल्व किया 5 3 8 एक 9 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना हुआ 3 और 4 माइनस का 1 तो माइनस में वैल्यू आ रही है -9 तो कभी आंसर नहीं हो सकता। हटाइए सी ऑप्शन लिया तो सी में लिया 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस 5 1 से 1 कैंसिल 5 6 7 7 5 35 तो ये भी हमारा कभी आंसर नहीं हो सकता। इसी तरीके से डी चेक कर लेते हैं। चलिए 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 माइनस 5 तो ये वैसे निगेटिव आएगा तो वैसे ही आंसर नहीं 5 6 7 7 5 35 माइनस 35 आ रहा तो ये वैसा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके फैक्टर अगर हम करने लगे तो बहुत समय लगेगा तो हम सीधे सीधा कोई अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर लेंगे। 0 पुट करके देख लीजिए 0 पुट करेंगे तब भी 25 आना चाहिए तो 0 0 5 5 25 तब भी 25 आ रहा और किसी में करेंगे तो 25 माइनस का 25 आएगा यहाँ से। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ फंस जाएंगे दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएंगे 0 करने पर 5 5 25 यानी ए और सी दो ऑप्शन हो जाएंगे 0 रखने पर इसलिए हमने 1 रखा 1 रखने पर दो ऑप्शन कोई से भी एक से नहीं हो रहे यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा डिवाइडेड i cos थीटा प्लस sin थीटा की होल पावर 4 इज यानी इसकी वैल्यू क्या होगी इसे बतानी है। सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। सॉल्यूशन यानी cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर 4 अलग अलग कर दे रहे हैं डिवाइड i cos थीटा प्लस sin थीटा की पावर 4 इज इक्वल इसको हम ऐसे रखेंगे ऊपर वाले में डिवाइडर अगर खोल दें तो वैल्यू मिलेगी cos चलिए अभी नहीं लगा रहे cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर 4 डिवाइडेड यहाँ से i कॉमन लिया तो i की पावर 4 और वैल्यू हो जाएगी यहाँ से cos थीटा प्लस sin थीटा डिवाइडेड i उसकी पावर 4 i की पावर 4 1 होता है तो वैल्यू मिलेगी यहाँ से इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर 4 डिवाइडेड i की पावर 4 1 हो गया इसको लिख सकता हूँ cos थीटा और i से गुणा i से डिवाइड i स्क्वायर -1 यानी माइनस i sin थीटा की पावर 4 इसको लिया इज इक्वल टू इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ पावर माइनस में जाएगी और डिवाइवर भी अगर खोल दी जाए इसके अंदर तो वैल्यू हो जाएगी cos थीटा प्लस अभी लिखो ले i sin थीटा की पावर 4 इंटू cos थीटा माइनस i sin थीटा की पावर -4 माइनस से गुणा कर रहा हूँ अंदर इसके तो वैल्यू मिलेगी cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर 4 इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर 4 दोनों सेम ब्रैकेट है यानी इस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया sin थीटा यानी ये वैल्यू हो जाएगी cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर 8। अब डिवाइवर थ्योरम खोल देते हैं cos 8 थीटा प्लस i sin 8 थीटा यही आंसर है। तो cos 8 थीटा प्लस i sin 8 थीटा इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। cos 8 थीटा ये प्लस का है ये प्लस है cos 8 थीटा प्लस i sin 8 थीटा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसी को हम कहेंगे आंसर। तो गाइस आज हमारे ये 41 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए। अगली वीडियो में हम 51 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आपसे जाते जाते विदा लेते लेते आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप चैनल को लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़
एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दे सकें, अच्छे अच्छे मेथड आपके सामने रख सकें, मोटिवेट हो सकें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।